हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज हम सामान्य ज्ञान जीके पढ़ने वाले हैं जो लूसेंट की बुक से है। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, एक जो जनरल बुक मानी जाती है, वो क्या है, लूसेंट की बुक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप परचेस जरूर कर लीजिए, मेरी ये एडवाइस रहेगी आप लोगों को। देखिए, हम इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास में हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ने वाले थे। इससे पहले हमने गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्वर्ण युग कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुप्त वंश इतिहास में स्वर्ण युग कौन सा साम्राज्य को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के टाइम को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है ये है पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक है, अब हुआ क्या, गुप्त वंश के बाद के वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। ठीक, गुप्त वंश का पतन हो चुका था, तो उसके बाद जो नया वंश इसमें आया वो क्या था, पुष्यभूति, परवर्ती, गौड़ प्रमुख हैं। ठीक है, इन राजवंशों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया वो था पुष्यभूति वंश के शासकों का। ठीक, पुष्यभूति वंश के संस्थापक, नाम में क्या है पुष्यभूति, तो संस्थापक भी कौन थे, पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। ठीक, सेकंड कि पुष्यभूति की राजधानी कहाँ थी, तो पुष्यभूति की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, वहां पर थी। फिर है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक, और इसने कौन सी उपाधियां ग्रहण करी, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। राइट, अब इसकी पत्नी यशोमती थी और उनके दो पुत्र हुए, यशवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम आपने काफी सुना होगा। राजवर्धन और हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन की। ठीक, अब और एक कन्या भी इनकी हुई, राजश्री हुई। अब आप एक मूवी की स्टोरी की तरह आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो तभी आपको याद होगा। ठीक, देखते रहिए वीडियो, बिल्कुल भी आपको इसमें वो नहीं करना है, डिस्टरबेंस नहीं करना है। देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी, यशोमती, और यशोमती के दो पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। और इसके अलावा एक कन्या भी हुई जिसका नाम क्या था, राजश्री। राइट, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ठीक, राजश्री का विवाह हो गया मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर ये कि किसके साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में है। अब मालवा के शासक देवगुप्त ने उनके पति, किसके पति, राजश्री के पति की हत्या कर दी। ठीक, मालवा के शासक ने राजश्री के पति की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। ठीक है, तो एक स्टोरी की तरह आप इसे देखिएगा। अब उसको जब कारागार में डाल दिया, अब राजश्री के भाई कौन थे, तीन ये भाई बहन थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री को अगर इन्होंने कारागार पर डाल दिया तो ऑब्वियसली जो इसके भाई थे राजवर्धन, इसने क्या किया, बदला लेने के लिए देवगुप्त जिसने उसे बंदी बनाया था उसको मार डाला। ठीक है, राजश्री को फ्री करने के लिए उसने क्या किया, उसके देवगुप्त को मार दिया। लेकिन देवगुप्त के मित्र, अब देवगुप्त के भी मित्र ने, जो गौड़ नरेश शशांक था, इसने क्या किया, धोखा देके राजवर्धन की हत्या कर दी। ठीक, राजश्री के भाई ने बदला लिया और उसको जिसने बंदी बनाया था ना, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन देवगुप्त के भी दोस्त ने क्या करा, शशांक नाम था इनके फ्रेंड का, तो शशांक ने क्या किया, राजवर्धन की हत्या कर दी, उसके भाई की हत्या कर दी।
अब ये यहाँ पे ये टॉपिक आता है कि हर्षवर्धन इन सब का बदला लेता है। कौन लेता है? हर्षवर्धन। ठीक है, ये सारा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद हर्षवर्धन का इसमें रोल आएगा। देखिए अब शशांक के बारे में क्या है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शौ से शशांक, शौ से शैव, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था? बोधि वृक्ष, जिसे बोध गया में है ये, उसको कटवा दिया था, ये बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा शैव धर्म का राजा था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया? कौन? शशांक। ठीक है, अब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में जो भाई इनके थे हर्षवर्धन, ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण इन्होंने की थी। हर्ष ने, देखिए मैं कह रही थी ना, हर्ष ने इन सब चीजों का बदला लिया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली। ठीक, हर्ष और पुलकेशिन, अब वो जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। स्टोरी अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो आप अच्छे से एक बार सुन लो। देखिए 3 भाई बहन थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री। राजश्री के पति की हत्या किसने कर दी थी? देवगुप्त नामक एक राजा ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके दोस्त ने, देवगुप्त के दोस्त ने, ठीक है, और उसको बंदी बना लिया था, राजश्री को बंदी बना लिया था। अब उसका भाई, राजश्री का भाई कौन आया? राज्यवर्धन, जो बड़ा भाई था, उसने बदला लिया, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन देवगुप्त के भी जो दोस्त ने धोखा देकर क्या किया? शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहां तक ये स्टोरी क्लियर हो चुकी है कि ऐसे ऐसे ये शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या की। अब यहाँ पे क्या है? हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। जिस शशांक ने क्या किया था, उसके भाई को मारा था, उसने क्या किया? उसको पराजित करा और कन्नौज पे अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगला यहाँ से शुरू हुआ कि हर्ष और पुलकेशिन 2 के बीच युद्ध हुआ था। तो हर्ष और पुलकेशिन 2 के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक है, तो हर्ष को पराजित करने वाला राजा कौन था? पुलकेशिन 2 था। चीनी यात्री ह्वेनसांग का हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग, हौ से ह्वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन, हौ से ये कब आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, देखिए तो हम कहाँ पे थे कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। कौन आया था? बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने ह्वेनसांग आया था। हर्ष 641 ईस्वी में, 641 ईस्वी में हर्ष ने अपने दूत चीन भेजे। ठीक है, चीन भेजे। किसने भेजे? हर्ष ने अपने दूत चीन भेजे। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने चीन में दूत भेजे? तो हर्षवर्धन ने भेजे। ठीक है, अगला है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। किसने किए? हर्ष ने। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। ठीक है, हर्ष भी कुल देवता शिव का परम भक्त था। स्टार्टिंग में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और खुद भी क्या बन गया? बौद्ध बन गया। तो क्या चीज समझ में आया आपको? हर्षवर्धन पहले क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था, शिव का परम भक्त था। ठीक है, लेकिन चीनी यात्री जब ह्वेनसांग आया तो उससे मिलने के बाद इसने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, और हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था और जिसे क्या बोला जाता था? महामोक्ष परिषद बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि महामोक्ष परिषद क्या था?
ठीक है। महामोक्ष परिषद होता क्या है, 5 वर्ष बाद वहां पे क्या, हर 5वें वर्ष में क्या था, एक समारोह आयोजित किया जाता था हर्ष के समय में। अब ह्वेनसांग स्वयं, ह्वेनसांग कौन से समारोह में सम्मिलित हुआ था, 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना करी। किसने करी, बाणभट्ट ने करी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना करी। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्ष ने की थी। ठीक है, हर्ष ने इन तीनों नाटकों की रचना करी। ठीक, और कहा जाता है धावक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये 2 लाइन याद करनी है। पहला, बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक, और बाणभट्ट ने क्या लिखी, हर्षचरित लिखी और कादंबरी। कादंबरी की रचना किसने करी, ये पूछा जाता है, बाणभट्ट ने करी। हर्षचरित की रचना भी किसने करी, बाणभट्ट ने करी। अब हर्ष ने की रचनाएं क्या थी, हर्ष ने जो रचनाएं करी, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। ठीक, फिर है हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। लेकिन भारत का हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता था, हर्ष को कहा जाता था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहे जाते थे। ठीक है, हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। अमात्य किसको कहा जाता था, हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। क्या आया है, लोकपाल शब्द आया है। किसमें, प्रांतीय शासक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिलों की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयक होता था, जिसका प्रधान विषयकपति होता था। ठीक है, इतना देखिए। इसमें नेक्स्ट है ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। शासन की सबसे छोटी इकाई तब भी क्या थी, ग्राम थी। ग्राम प्रशासन या ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। तो ग्रामाक्ष पटलिक, जिसे आजकल हम ग्राम प्रधान कहते हैं, उस टाइम पे क्या था, ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। नेक्स्ट है पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा गया है। तो हर्ष के समय में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था, चाट और भाट। हर्षचरित में, हर्षचरित किसने लिखी थी, अभी मैंने आपको बताया था, बाणभट्ट ने लिखी थी। सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो तुला यंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, हर्षचरित में मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बस, तो ये इतना आप हर्ष के बारे में इतना ही पढ़े तो उतना ही काफी रहेगा। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल।